नमस्ते। आज की हमारी पड़ताल एक वायरल वीडियो से शुरू होती है। हो सकता है आपने भी देखा हो। एक लड़की नारंगी जंपसूट में अदालत में कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, अजीब चेहरे बना रही है। हाँ, वो क्लिप्स टिकटॉक पर तो वो हर जगह थी। बिल्कुल। लाखों करोड़ों बार देखी गईं, अक्सर पॉप गानों पर सेट की जाती हैं। लोग उसकी सुंदरता और एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन उस 15 सेकंड के वीडियो के पीछे एक कहानी है जो कानूनी, मनोवैज्ञानिक और इंसानी तौर पर बेहद जटिल और परेशान करने वाली है। आज हम इसाबेला गुज़मैन के मामले की परतों को खोल रहे हैं। हमारे पास 2013 के समाचार लेख हैं, अदालती दस्तावेज और हाल के इंटरव्यू के भी कुछ हिस्से हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक भयानक पारिवारिक त्रासदी कैसे एक इंटरनेट मीम में बदल गई। सही। और जब कानून कहता है कि कोई पागलपन के कारण दोषी नहीं है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। तो उस वायरल वीडियो से ठीक पहले की जो असलियत है, उस पर चलते हैं। तारीख थी 28 अगस्त 2013, जगह ऑरोरा, कोलोराडो। उस रात जो हुआ वो किसी भी तरह से ग्लैमरस नहीं था। बिल्कुल नहीं। 18 साल की इसाबेला गुज़मैन ने अपनी 47 वर्षीय मां युनमी होए पर चाकू से हमला किया। और ये कोई आम हमला नहीं था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मां के शरीर पर चाकू के 79 घाव थे। 79 बार। ये आंकड़ा ही दिमाग को सुन्न कर देता है। हाँ, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये कुछ और ही है। बिल्कुल। ये एक उन्मादी, बेकाबू हिंसा है जो किसी बहुत गहरी उथल-पुथल की तरफ इशारा करती है। और हमारे सोर्स भी यही बताते हैं कि ये सब अचानक नहीं हुआ। नहीं। इसके पीछे महीनों का, शायद सालों का तनाव था। इसाबेला के सौतेले पिता रायन होए ने पुलिस को बताया था कि हाल के दिनों में इसाबेला अपनी मां के प्रति बहुत ज्यादा धमकी भरा और अपमानजनक बर्ताव करने लगी थी। हाँ, मैंने पढ़ा। हत्या से एक दिन पहले ही इसाबेला ने अपनी मां के मुंह पे थूका था। अच्छा। और उसी सुबह उसने अपनी मां को एक ईमेल भेजा जिसमें सिर्फ 3 शब्द थे, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ये तो सीधी धमकी है। हाँ, बात इतनी बढ़ गई थी कि युनमी ने पुलिस को भी बुलाया था और पुलिस ने इसाबेला को चेतावनी दी कि अगर उसका व्यवहार नहीं सुधरा तो उसे घर से निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि उसके अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन ने भी हत्या से कुछ ही घंटे पहले उससे बात की थी। उन्होंने उसे अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए समझाया और उन्हें लगा कि उनकी बात का कुछ असर हुआ है। लेकिन जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस घर में दबाव एक बॉयलर की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो फट गया। हाँ, उस रात युनमी होए काम से घर आई और नहाने के लिए बाथरूम गई। उनके पति रायन होए ने एक जोर की आवाज सुनी और फिर अपनी पत्नी की चीखें। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इसाबेला अंदर से दरवाजा बंद करके उसे रोकी हुई थी। और फिर दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल किया। ये दृश्य वाकई बहुत भयावह है। रायन ने पुलिस को जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने अपनी पत्नी को यहोवा कहते हुए सुना और फिर दरवाजा खुला और इसाबेला बाहर निकली। हाँ, हाथ में चाकू लिए। रायन के मुताबिक वो बस एक टक सीधे आगे देख रही थी, बिना कुछ कहे उनके पास से गुजर गई, जैसे वो वहां थे ही नहीं। बिल्कुल। और जब रायन बाथरूम में गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। पास में एक बेसबॉल बैट भी था। इसाबेला अगले दिन पास की एक पार्किंग से गिरफ्तार हुई। और फिर हम उस वायरल वीडियो वाले पल पर पहुंचते हैं, उसकी अदालत में पेशी। वो मुस्कुरा रही थी, अजीब चेहरे बना रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो कहाँ है या मामला कितना गंभीर है। उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। और यहीं से कहानी कानूनी तौर पर बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसके वकीलों ने एक बहुत ही खास याचिका दायर की, पागलपन के कारण दोषी नहीं, या जिसे कहते हैं नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी, NGRI। ये कोई आसान बचाव नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपराध नहीं किया। इसका मतलब है कि जब आपने अपराध किया तब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि आप सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझ सकते थे। ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि जो प्रोसिक्यूशन था वो भी इस पर सहमत हो गया। सही। आमतौर पर तो वो सजा के लिए लड़ते हैं, खासकर इतने क्रूर मामले में। यहाँ क्या अलग था? ये सबूतों की ताकत को दिखाता है। अदालत में एक डॉक्टर ने गवाही दी कि इसाबेला सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि वो सालों से गंभीर भ्रम या डिल्यूजन्स का अनुभव कर रही थी,
जब आपके पास इतने ठोस मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन हो जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को सही गलत का पता ही नहीं था, तो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए यह साबित करना लगभग असंभव हो जाता है कि हत्या जानबूझकर की गई थी। अच्छा। तो वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ने के बजाय एक निश्चित परिणाम चुनते हैं, यानी मानसिक अस्पताल में भर्ती। जब आप भ्रम या डिल्यूजन्स कहती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ गलत सोचना तो नहीं है ना? नहीं, ये उसे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बहुत गहरा। भ्रम एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर आप खड़े हैं और कोई भी सबूत या तर्क आपको हिला नहीं सकता। यह एक अटूट विश्वास है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना लगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि सिजोफ्रेनिया सिर्फ अजीब व्यवहार नहीं है, यह आपकी वास्तविकता की पूरी बनावट को ही बदल देता है। इसाबेला के मामले में डॉक्टर की गवाही के अनुसार उसे ये विश्वास हो गया था कि उसकी माँ अब उसकी माँ नहीं है। क्या मतलब? बल्कि सिसिलिया नाम की एक दुष्ट इकाई है जिसने उसकी माँ का शरीर ले लिया है। मतलब उसके दिमाग में वो अपनी माँ को नहीं मार रही थी? सही कहा। उसके दिमाग में वो दुनिया को बचाने के लिए एक दुष्ट आत्मा सिसिलिया को मार रही थी। ये तर्क हमारे लिए भयानक और बेतुका है। और एक जरूरी काम था। अच्छा। इसीलिए अदालत में उसका व्यवहार इतना अलग था। वो उस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी जिसमें हम और आप रहते हैं। ये समझ आने के बाद उसका वो मुस्कुराना और अजीब चेहरे बनाना एक अलग ही मतलब ले लेता है। तो अदालत ने एनजीआरआई याचिका स्वीकार कर ली। इसका मतलब जेल नहीं बल्कि कुछ और था। हाँ, उसे कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। आदेश ये था कि वो तब तक वहीं रहेगी जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो अब खुद के लिए या समाज के लिए खतरा नहीं है। ये सजा नहीं है, ये इलाज है। बिल्कुल। और कोलोराडो के कानून के तहत रिहाई की प्रक्रिया बहुत लंबी और चरणबद्ध होती है। ये सशर्त रिहाई से शुरू हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को जीपीएस ट्रैकर पहनना पड़ सकता है, नियमित थेरेपी लेनी होती है और कड़ी निगरानी में रहना होता है। और उसने अपनी रिहाई की कोशिश की? हाँ, की। और तब से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। मैं अब मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ। और उसने कुछ और भी चौंकाने वाले दावे किए हैं। हाँ, ये कहानी का एक और जटिल पहलू है। उसने दावा किया कि उसके माता पिता, जो यहोवा के साक्षी थे, ने उसके साथ सालों तक दुर्व्यवहार किया था। खासकर तब जब उसने 14 साल की उम्र में उनका धर्म छोड़ दिया था। उसने ये भी आरोप लगाया कि 2015 में अस्पताल के एक कर्मचारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। लेकिन समय बीत जाने के कारण उस मामले पर कार्रवाई मुश्किल हो गई। सही। लेकिन क्या दुर्व्यवहार के ये दावे जो उसने इतने सालों बाद किए, मामले को असल में बदलते हैं, या ये सिर्फ सहानुभूति हासिल करने की एक कोशिश हो सकती है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। एक तरफ ये दावे उसकी मानसिक स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि बचपन का ट्रॉमा मानसिक बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा। दूसरी तरफ इन दावों को इतने सालों बाद साबित करना लगभग नामुमकिन है। ये उसकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन कानूनी तौर पर 2013 में उसकी मानसिक स्थिति ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। ये बात के दावे उसकी रिहाई की प्रक्रिया को और भी जटिल बना देते हैं। तो 2020 में वो अपनी रिहाई की मांग कर रही थी, ये कहते हुए कि वो अब मैं नहीं थी, और विडंबना देखें। ठीक उसी समय जब वो अपनी पुरानी पहचान से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, इंटरनेट ने उसकी 2013 की उसी पहचान को पकड़ लिया और उसे अमर बना दिया। बिल्कुल सही। यही इस कहानी का सबसे अजीब और आधुनिक मोड़ है। 2020 में उसकी 2013 की अदालत की सुनवाई का वही वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गया। लोगों ने उसे स्वीट बट साइको जैसे गानों पर सेट करना शुरू कर दिया। और रातों रात वो एक इंटरनेट सनसनी बन गई। उसके फैन पेज बनने लगे। हाँ, लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे और उसे एक तरह के एंटी हीरो के रूप में देखने लगे। ये बहुत अजीब है। एक तरफ एक भयानक पारिवारिक त्रासदी है, और दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो इस लड़की को एक आइकॉन बना रहे हैं। इस दोहरी दुनिया के बीच का ये डिस्कनेक्ट क्या बताता है? ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। सोशल मीडिया संदर्भ को, मतलब कॉन्टेक्स्ट को खत्म कर देता है। एक 15 सेकंड की क्लिप में आपको 79 घाव नहीं दिखते, आपको एक परिवार का दर्द नहीं दिखता, आपको सिजोफ्रेनिया की भयावहता नहीं दिखती। आपको बस एक आकर्षक लड़की दिखती है जो व्यवस्था को चुनौती देती हुई लग रही है। और यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। क्या? जो व्यवहार अदालत में उसके पागलपन का सबूत था, उसका मुस्कुराना, उसका अलग थलग दिखना, वही चीज इंटरनेट पर उसके वायरल स्टारडम का कारण बन गई। मतलब कानूनी प्रणाली ने उस व्यवहार में एक मनोरोगी लक्षण देखा, जबकि इंटरनेट ने उसमें एक फोटोजेनिक साइको कैरेक्टर देखा। एकदम सही। एक ही सबूत से दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे से पूरी तरह से असंगत निष्कर्ष निकले।
बिल्कुल, ये अपराध मानसिक स्वास्थ्य और इंटरनेट संस्कृति के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। एक तरफ एक क्रूर अपराध और एक गंभीर मानसिक बीमारी है, और दूसरी तरफ एक वायरल सनसनी जिसे लोग उसके कामों की गंभीरता को समझे बिना अपना रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम त्रासदियों को भी मनोरंजन में बदल सकते हैं, उन्हें उनके मानवीय परिणामों से अलग करके। तो इजाबेला गुज़मैन की कहानी सिर्फ एक माँ की हत्या की कहानी नहीं रह जाती। ये एक परेशान दिमाग, न्याय प्रणाली की सीमाओं और एक ऐसी दुनिया की कहानी बन जाती है जहां एक भयानक त्रासदी एक टिकटॉक ट्रेंड बन सकती है। सही कहा। ये हमें हर उस वायरल क्लिप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है कि उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। और आखिर में सवाल यही बचता है, ऐसे मामलों में न्याय का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति की वास्तविकता ही इतनी टूट चुकी हो, तो उसे जिम्मेदार कैसे ठहराएं? क्या उसे जीवन भर के लिए एक संस्था में बंद कर देना न्याय है, या अगर उसका सफलतापूर्वक इलाज हो जाता है तो उसे समाज में वापस आने का मौका देना न्याय है? और जब एक क्रूर अपराध और एक वायरल वीडियो के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तो ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।